नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में महज एक फेज में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। 13 नवंबर को पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे और फिर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और दोनों ही राज्यों के परिणाम एक ही दिन यानी 23 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। 13 नवंबर को नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को मतदान होगा। तो कई राज्यों के विधानसभा सीटों के उपचुनाव और 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड, जहां पर विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर पहले किया गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 15 राज्यों में उपचुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, 10 सीटें यहां पर रिक्त हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होंगे। दरअसल यहां शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद बुधनी सीट खाली हुई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ा है इस बार शिवराज सिंह चौहान ने। बुधनी से विधायक रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे और अब वो लोकसभा पहुंच गए हैं। तो ऐसे में बुधनी सीट खाली हुई, जहां पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है। सभी डीओज ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें। तो देखिए, विधानसभा चुनाव साल 2024 झारखंड और महाराष्ट्र 2 राज्यों के लिए ऐलान किया गया। इसके अलावा कई राज्यों के लिए उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है। कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया। और निगाहें एक तरीके से कहें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कहें तो वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटें और 1 लोकसभा सीट वायनाड की वो जरूर होंगी। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कब होगा। 10 तो नहीं, 9 का ऐलान हो गया, मिल्कीपुर छोड़कर।
जी हाँ, उम्मीद की जा रही थी कि मिल्कीपुर को भी आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें बहुत साफ साफ मिल्कीपुर का चुनाव टालने की वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जहां पर इलेक्शन पिटीशन चल रही उनको छोड़ के बाकी सब जगह चुनाव होगा। मिल्कीपुर की जहां तक बात है तो उसकी जो वजह टालने की बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव में गोरखनाथ बाबा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जो हार गए थे अवधेश प्रसाद से फैजाबाद में, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर रखी है। तो वो जब तक उस पिटीशन का निस्तारण नहीं होता है तब तक वो कहीं ना कहीं उसको चुनाव को टाला जाएगा। तो अभी बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है फिर भी कि क्या इसकी वजह है, लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा है। अब जिन 9 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है 13 नवंबर को, उनकी अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो 9 में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और बाकी की जो 3 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के पास थी। अब देखना यह है कि किस तरह से रणनीति बनाई जाती है। अखिलेश यादव ने अपने 6 प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसमें से एक तो मिल्कीपुर भी था जिसका तो वे इलेक्शन डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन 10 में से 5 इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं, जो 9 में से 5 इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अभी 2 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें सारे प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं, वो आज कल में अनाउंस कर दिए जाएंगे। एक सीट वो मीरापुर वाली जो है वो राष्ट्रीय लोकदल को दे रहे हैं, ये बात तय हो गई है। मजवा की सीट जो है जहां पर इलेक्शन बाई इलेक्शन होना है, वो सीट दरअसल निषाद पार्टी की थी, लेकिन बीजेपी इस बार वो निषाद पार्टी को सीट नहीं दे रही है, वो खुद ही लड़ेगी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना होगा कि खासतौर से लोकसभा चुनाव में हार के बाद कि वो अभी भी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जमी हुई है। तो उसके लिए ये चैलेंज है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक तो अलायंस का चैलेंज है कि अलायंस कंप्लीट होता है नहीं होता है, अभी तक तो स्थिति वैसी नहीं दिख रही है। कह जरूर रहे हैं कि हम लोग अलायंस में लड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी जहां तक मुझे ध्यान है 1 से 2 दिन पहले अजय राय ने भी कहा था कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव की तरफ से हालांकि बोला तो नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही हरियाणा के परिणाम आए अगले दिन उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। यानी अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल तो रही हैं इंडिया अलायंस में। बिल्कुल, देखिए अब स्थिति ये है कि जो 9 सीटें हैं उसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, बची हुई हैं 4 सीटें। इन 4 सीटों में से 1 या 2 सीटें या बहुत हुआ तो 3 सीटें वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, और जो सीटें अब कांग्रेस पार्टी के खाते में बच रही हैं उसमें से वो तीनों सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी हार गई थी, जो यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। हाँ। तो कांग्रेस को अगर वो सीट मिलती है तो वहां उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। तो वो जो टफ सीट्स थी वो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, अगर उनको मिलती हैं तो। बाकी की जो 5 सीटें हैं जिन पर अनाउंसमेंट किया गया है, एक तो जो कि मिल्कीपुर को हम छोड़ देते हैं, वो समाजवादी पार्टी वहां पर आसानी से जीती थी उन सीटों पर, और उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। हालांकि बाई इलेक्शन है और इसमें ये आरोप लगते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता है, तो समाजवादी पार्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको बरकरार रखने के लिए। कांग्रेस के खाते में अब जो सीटें आएंगी वो उनके लिए बहुत टफ होंगी, क्योंकि जैसे गाजियाबाद की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, जो अलीगढ़ की सीट है वो भी बहुत मुश्किल सीट है, या मीरापुर की सीट जहां पर आरएलडी का प्रत्याशी जीता था और उसने ये कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश के लिए कि अखिलेश यादव ने बड़ी ही चतुराई से अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया और सीटें वो छोड़ी हैं जो अगर कांग्रेस के पास जाती भी हैं तो उस पे कांग्रेस लंबे समय से कभी जीती ही नहीं है। देखिए, अगर 10 सीटों की बात करें तो 10 सीटों कांग्रेस में को जीते हुए काफी जमाना हो गया है। तो अब जो बची हुई जो सीटें हैं, जैसे कि अगर जैसे फूलपुर की वो सीट मांग रहे थे, फूलपुर पे कांग्रेस का अच्छा प्रभाव रहा है पुराने जमाने में, और अगर वो सीट मिल जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई सीट कांग्रेस को आखिर क्यों देगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए एक टफ चैलेंज जरूर होगा, वो 1 या 2 सीटों पर शायद उनको मौका मिले लड़ने का, जो अलायंस में बात तय होगी। आजकल में ये चीजें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल अब तो तारीखों का ही ऐलान हो गया है, तो अब जल्दी जल्दी चीजें होंगी भी। ठीक है, आते हैं आपके पास विवेक जी फिर से। शैलेंद्र हमारे साथ जयपुर से हैं। शैलेंद्र, देखिए राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होना है। हालांकि राजस्थान में अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें 10-12 सालों में, तो उपचुनाव में कांग्रेस बेहतर करती रही है, लेकिन इस बार की चुनौतियां क्या लग रही हैं? जी बिल्कुल, जो चुनाव की जो घोषणा हुई है राजस्थान के अंदर जो 7 सीटें हैं, आपने जैसा कि पूछा है कि
जो चुनौती है वो सरकार के ऊपर चुनौती है। अगर पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखें तो 89%, यानी कि 89% जो चुनाव हुए हैं उपचुनाव, उसमें कांग्रेस जीती है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार अभी 11 महीने बाद ही चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, जिसमें कि 5 सांसद बन जाने की वजह से और 2 विधायकों का निधन होने की वजह से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए चुनौती होगा, ये अग्नि परीक्षा होगी कि वो 11 महीने का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल किस तरह से, क्या जनता उनसे नाराज है, खुश है, कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा से राज्य सरकार को, बीजेपी की सरकार को गुजरना होगा और ये तय करना होगा, ये बताना होगा कि उन्होंने जो पिछले 11 महीने के अंदर जो लोक कल्याणकारी नीति बनाई है, जनता उनसे खुश है, ये कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा का उनको नंबर मिलने वाला हम आकलन कह सकते हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजस्थान में स्थितियां क्या बनती हैं। लेकिन शैलेंद्र, इन सब के बीच सवाल यह भी है कि देखिए, इस परिणाम से सरकार पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्या भजन लाल सरकार के लिए यह पहला टेस्ट है? हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ गई, क्या उसका भी कुछ इंपैक्ट जो है वो राजस्थान में इस उपचुनाव में दिख सकता है? उपचुनाव कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के लिए एक तरह से टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, चुनौती होती है। तो ये भजनलाल सरकार के लिए भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो तुरंत कुछ महीने बाद आ गए थे और तो नए नए बने थे, इस तरह से माहौल बन सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार के नीतियों पर चुनाव लड़े होते हैं और वो जो जनता होती है वो राज्य सरकार के सीएम को, मुखिया को, उनके काम को वोट देती है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से भजनलाल सरकार के लिए ये परीक्षा का समय होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। विवेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 2 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, उनमें महाराष्ट्र और झारखंड है। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस समय दिल्ली में विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हुई है। आनंद, आप ही के पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र है, एक चरण में 288 लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा सीटें, और झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, 2 चरण में मतदान यहां होना है। आनंद, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल अभिषेक, आप अपना सवाल दोहराएं। जी आनंद, तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब चुनौतियां सबसे ज्यादा किसके लिए नजर आ रही हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, अगर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ आप देखिए चुनावी बिगुल भी बच चुका है। बीजेपी की आज सीसी है झारखंड को लेकर और मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूं। आप मेरे पीछे तैयारियां देख रहे हैं, तैयारियां पूरी लगभग कर ली गई हैं। कुछ देर बाद ही तमाम वो अधिकारी जो कि झारखंड से जुड़े हैं वो धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और अभी बात की जाए तो सह प्रभारी चुनाव जो कि झारखंड के हैं, मुख्यमंत्री असम हेमंता विश्व शर्मा पार्टी में यानी बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं झारखंड के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और इस झारखंड से जुड़े हुए तमाम नेता धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके साथ जो सीसी सदस्य हैं वो भी आज शिरकत करेंगे। दरअसल आज की बैठक अगर बीजेपी के संवैधानिक तौर पे बात किया तो सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक है जो सीसी है, मतलब केंद्रीय चुनाव समिति, और इस समिति का काम होता है कि टिकट पर आखिरी मोहर लगाना। आज झारखंड को लेकर तमाम सीसी बैठेगी, नेता बैठेंगे, पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय आएंगे और आज जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो यानी जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। दरअसल इस बैठक में पीएम मोदी रहेंगे, उनका मार्गदर्शन होगा, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, उनका मार्गदर्शन होगा और तमाम वो नेता जो सीसी सदस्य हैं और झारखंड से जुड़े हुए प्रभारी चुनाव प्रभारी शिवराज चौहान भी आएंगे। तो तमाम वो नेता वहां पहुंचेंगे और उसके साथ साथ आज कंफर्म हो जाएगा झारखंड को लेकर, तमाम सीटों को लेकर किस सीट पर कौन उतारा जाएगा। दरअसल अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं आप बीजेपी को एक चीज अक्सर कहते हैं कि ये बीजेपी वो पार्टी है जो अक्सर ही चुनावी मोड में रहती है। आपने देखा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी में उपचुनाव को लेकर बैठकें हुई थी, जहां उत्तर प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे, जेपी नड्डा के घर में बैठक हुई थी और तमाम समीकरण, जातीय समीकरण, रीजनल वाइजेस और तमाम पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको देखा गया कि कैसे उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत सुनिश्चित की जा सके। उसके साथ साथ आपने देखा महाराष्ट्र को लेकर बैठक हुई, महाराष्ट्र के प्रभारी के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर उस दिन भी बैठक हुई, वो भी लगभग 3.5 घंटे के आसपास चली। तो तमाम महाराष्ट्र को लेकर बैठकें हो चुकी हैं। शुभम आपके पास अब आ रहे हैं और शुभम समझना ये अब चाहेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान, और अब सबसे बड़ा सिरदर्द अगर पार्टियों के लिए है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर के आज से माथापच्ची शुरू हो जाएगी।
देखिए, समर्थन पट्टी को पहले से दूर कर लिया गया है, चाहे महाविकास आघाड़ी चाहे महायुति हो। एक तीन बिगाड़ा तो काम बिगाड़ा, हम ये कहावत है, तो तीनों में मतभेद होना जरूरी सी बात है। ये आप सरकार चलाइए या बंटवारा करिए, लोग तो आपके बीच होनी है। अब इसमें आप कौन बनता है कौन बनाता है, ये तो अपने पर डिपेंड करता है, प्रमुख नेता के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम महायुति की बात करें, बीजेपी को चाहती है कि मैं सबसे ज्यादा सीट लड़ूं, लेकिन एकनाथ शिंदे दावा ठोक रहे हैं कि मैं अपना चेहरा, मैंने बहुत 2.5 साल में काम किया है, लेकिन अजित पवार कह रहे हैं कि हमें इतने सीटें चाहिए। लेकिन तीनों के बीच एक मसौदा तैयार होगा कि भाई इतने सीट लड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे, तभी महाराष्ट्र में सत्ता का सुख होंगे अगले 5 साल। और महाविकास आघाड़ी की बात है तो कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा में हमने 13 सीटें जीती तो हमारी सीट सबसे ज्यादा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे पास सिंपैथी का वोट है। एनसीपी शरद पवार कह रहे हैं कि हमारे पास भी सिंपैथी का वोट है। तो आप इसमें जो खिचड़ी पक रही है तीनों दलों के बीच, 6 पार्टियों के बीच, इसे आपको बैठ के सप्ताहना होगा, देर रात मीटिंग करनी होगी, बंद कमरे के बीच मीटिंग होगी, तभी आप ये तय कर पाएंगे कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहां तक आगे इस पे रणनीति है। लेकिन जो जानकारी मिलने की सब कुछ लगभग तय माना जा चुका है। कुछ दिन बाद अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो धीरे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो या कौन सी सीट के उतारा जा रहा है, कौन नाराज होगा, इसको नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये सारी चीजें यानी शुभम एक तरीके से समझे तो ज्यादा दिक्कतें सीट शेयरिंग में नहीं आ रही हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा का जो परिणाम आया है उसके बाद महायुति में बीजेपी का कद बढ़ेगा, महाविकास में कांग्रेस का कद घटेगा। क्या हरियाणा के परिणाम का कुछ असर महाराष्ट्र में दिख सकता है? देखिए, हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली उसके बाद बीजेपी के यहाँ पे जो हौसले है वो बुलंद हो गए। लेकिन बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी लोकसभा महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उनकी क्या शिकस्त हुई थी, 9 सीटों पर सिमट गए। तो ऐसे में अब देखिए, महाराष्ट्र में 5 साल की जो राजनीति हुई, महाराष्ट्र की राजनीति का हवा का रुख कुछ अलग है, हरियाणा की राजनीति का हवा का कुछ अलग था। तो ऐसे में अब जब चुनाव होंगे उसके बाद जनता दल किसके सर पर साथ सताती है, क्योंकि हाल ही में जो लोकल पुलिस की इलेक्शन कुछ जगह पे वहां पर बीजेपी को हार मिले। लेकिन चलिए ठीक है, इलेक्शन तो ठीक है, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन एक बात तो जो अपने दर्शकों को समझा दे कि भले महाविकास आघाड़ी है या महायुति की सरकार है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी खिचड़ी जरूर पकने वाली है, जैसे 2019 में खिचड़ी पकी थी। तो आप सोचिए कि अगर अब सीटें हो जाएंगी, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसके बाद फिर चर्चा की जाएगी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री है। देखिए, दोनों 6 दल हैं, तीन पार्टी इस तरफ है, 3 पार्टी उस तरफ। ये तीनों अभी तक अपने मुख्यमंत्री फेस का चेहरा अनाउंसमेंट नहीं करे, क्योंकि जानते हैं क्या पता कब हवा का रुख बदल जाए, कब किसके पाले में सीटें जाए, तो अपनी बारी रखें, कौन से मंत्रालय में ज्यादा इनको फायदा मिलेगा वो अपने पास रखें, या इधर से सर उधर चले जाए। क्योंकि महाराष्ट्र का यही डर सता रहा है कि कौन कहाँ किसके साथ जाके गले के साथ गले लगा, कंधे से कंधा लगाकर बैठ जाए, या किसके साथ बैठ के दावत खाया जाए, ये अब कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र की जनता भी नहीं जानती कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। कि 2019 से लेकर जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदले उससे में वाकई हर कोई हैरान है कि उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ आना और अजित पवार का बीजेपी के साथ आना, ये तो बड़ी तस्वीर पूरे देश की देखने की राजनीति में और खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ संभव है। बिल्कुल, या यूं कहिए शुभम कि देश की राजनीति में कहीं भी कुछ भी संभव है, जिसके बारे में लोग सोच नहीं पाते वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है शुभम, आते हैं फिर से आपके पास। आनंद, तब तक आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि हरियाणा के परिणामों का क्या असर झारखंड, महाराष्ट्र में दिखेगा, और साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना है कि कई राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहें वायनाड की लोकसभा सीट, उसे क्यों भूलें, क्योंकि वायनाड पे भी उपचुनाव होने हैं। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वायनाड भी रहने वाला है। बिल्कुल अभिषेक, अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जो जनादेश था, जो जनता ने जो आदेश दिया था, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मोटिवेटेड है, और यही कारण है कि अब तमाम नेताओं को देखें तो अपनी फुल एनर्जी के साथ ही लगातार बैठकें कर रहे हैं, और वही परिणाम जो कि तमाम पॉलिटिकल पंडित जो बता रहे थे हरियाणा को लेकर, उसके उलट रिजल्ट आए। बीजेपी अब इससे पूरी तरह से उत्साहित है, और यही कारण है कि तमाम बैठकें उसने पहले ही शुरू कर दी। दरअसल बीजेपी की आप रणनीति समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो तमाम रणनीति वो अपने अनुसार पहले ही गढ़ने की शुरुआत कर चुकी होती है। देखिए, सबसे पहले बैठक जो हुई वो उपचुनाव को लेकर हुई। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो 2 बशीरहाट पश्चिम बंगाल की सीट और मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है, उसमें उपचुनाव नहीं हो रहे क्योंकि पिटीशन डाली है कोर्ट में। लेकिन अगर बाकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं बाकी उपचुनाव, वायनाड के उपचुनाव, उसके साथ तमाम वो उपचुनाव जिनकी चुनाव होने उसको लेकर पहले ही बीजेपी बैठक कर चुकी है। लगभग 3 से 4 घंटे वो बैठक चली थी, जहां उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई थी। उपचुनाव के बाद जो बैठक हुई दूसरी, वो भी लगभग 3 घंटे के आसपास चली थी। आनंद, देखें तो बीजेपी पूरे चुनावी मोड में दिख भी रही है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका, और शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए, महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होगा और झारखंड की अगर बात की जाए 2 चरणों में यहां पर चुनाव होना है।